हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके आप बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ जान सकते हैं। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक रहेगा द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही शानदार कंटेंट आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में रहने वाला है। 11th एनसीईआरटी को लेकर के हम आगे चलते हैं। जीव जगत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। ये आपको नोट्स के अंदर डालने सारे के सारे क्वेश्चन। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। जो पहला क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं? वंश को मानते हैं, कुल, जाति, जगत। 4 ऑप्शन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जीव जगत टॉपिक रहेगा अपना आज का, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। पहला क्वेश्चन धमाकेदार मसालेदार, जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। दीजिए करेक्ट आंसर। वंश होगा, कुल होगा, जाति होगा, जगत होगा। किस ऑप्शन के पास में आप जाएंगे? कौन सा ऑप्शन आपको सटीक लगता है? यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के पास में सोचने समझने और आंसर देने का अपना निर्धारित समय 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इसमें सोचने समझने के अलावा आपको आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। तो बच्चा, पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी जाति जो है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। बिल्कुल याद रखना, स्पीशीज को क्या मानते हैं? सबसे छोटी इकाई मानते हैं। अब इसी कड़ी में बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। जीव जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था? जिन जिन विद्यार्थियों ने क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा स्टडी कर रखा है, बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। बहुत ही अच्छा और साधारण सा क्वेश्चन है। जीव जगत वर्गीकरण पद्धति या प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? जीव जगत वर्गीकरण किसने दिया था? बिल्कुल कैरोलस लिनियस ने, बेंथम हुकर ने, आर.एच. व्हिटेकर ने, हेक्ल नामक वैज्ञानिक ने। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। जीव जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था? बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन शुरुआत में मैं ले रहा हूं, ताकि आपका मनोबल बढ़े, आंसर देने का आप प्रयास करें। बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हैं? जीव जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर हम जाएंगे 1 नंबर ऑप्शन यानी ए ऑप्शन के पास में। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जीव जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, घरेलू मक्खी का गण जो है वो इनमें से कौन सा है? मस्का है, इंसेक्टा है, आर्थ्रोपोडा है, डिप्टेरा है। 4 ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन के आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। घरेलू मक्खी का गण बताना आपको। मस्का होगा, इंसेक्टा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, डिप्टेरा होगा। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन इसी कड़ी में आपको मिलते रहेंगे। लगातार आपको प्रयास करना सही आंसर देने का। और जो जो विद्यार्थी नए क्वेश्चन, जिनके लिए नए क्वेश्चन हैं, वो अपने नोट्स में जरूर डालेंगे। बहुत ही शानदार डाटा और कंटेंट जो है क्लासिफिकेशन से संबंधित, जो एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है, वो आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपके सामने दिखाई देने वाला है। तो बच्चा, इसके अंदर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। डिप्टेरा जो है वो घरेलू मक्खी का गण माना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हुआ। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से धमाकेदार क्वेश्चन का दर्शन कर रहे हैं। गेहूं किस कुल से संबंधित है? आपको गेहूं का कुल बताना है। एंजियोस्पर्मी है, मोनोकोटिलिडनी है, ट्रिटिकम है, पोएसी है। बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। गेहूं का कुल कौन सा है आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको दिखाई देने वाले हैं। आपको 4 नंबर क्वेश्चन में गेहूं का कुल कौन सा है वो बताना है। दीजिए करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ में जाएंगे हम। ग्रेमिनी कुल को पोएसी कुल के नाम से भी जानते हैं बच्चों, याद रखना। पोएसी कुल ग्रेमिनी कुल का नाम है। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर। अब बच्चों इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। बाघ, बिल्ली, कुत्ता का संबंध किस गण से? दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से। बाघ का, बिल्ली का, कुत्ता का आपको ऑर्डर बताना है, गण बताना है। ये किस गण से संबंधित होते हैं? प्राइमेट से होते हैं, कार्निवोरा, कॉर्निवोरा से होते हैं, इंसेक्टा या फिर कैनिडी से होते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन का कौन कौन विद्यार्थी करेक्ट आंसर दे पाता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी ने ये क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ रखा है। बाघ बिल्ली कुत्ता का संबंध किस गण से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइमेट होगा, कॉर्निवोरा होगा, इंसेक्टा होगा या फिर कैनिडी होगा। किस ऑप्शन के पास में आप जाएंगे तो बच्चों अपने नोट में डालना है इसको। कॉर्निवोरा गण से संबंधित होते हैं बाघ बिल्ली कुत्ता, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसी कड़ी में बच्चों हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। एक बार फिर से एक और शानदार मजेदार मसालेदार क्वेश्चन 6 नंबर अपना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बंदर गोरिल्ला गिब्बन का संबंध किस गण से है। कॉर्निवोरा से है, नॉन प्राइमेट से है, प्राइमेट से है या फिर मेमेलिया से है। बिल्कुल 6 नंबर क्वेश्चन का कौन कौन विद्यार्थी राइट आंसर दे पाता है। सबसे पहले आंसर देने वाले विद्यार्थी लगातार इसी प्रकार से बने रहेंगे तो अब आपकी तैयारी बहुत ही अधिक बेहतरीन हो जाएगी। किसी भी एग्जाम की खोपड़ी में आप छेद कर सकते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, बंदर गोरिल्ला गिब्बन का जो गण है वो प्राइमेट होता है बच्चा। कैसा होता है, प्राइमेट। तो हम 6 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन के पास में जाएंगे तो अपना 6 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हुआ। बंदर गोरिल्ला गिब्बन जो होता है वो प्राइमेट में आते हैं। किस में आते हैं, प्राइमेट में। बिल्कुल, अब बच्चों बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से धमाकेदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहता है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बेंथम व हुकर ने, कैरोलस लिनियस ने, R.H. व्हिटेकर ने, H.F. कोपलैंड ने। 4 ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक से बढ़कर के एक दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है, सिस्टेमा नेचुरी। प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन दर्शन देता है। बहुत ही शानदार मजेदार धमाकेदार क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का संबंध किस वैज्ञानिक के साथ में। दीजिए करेक्ट आंसर। मैं 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मानूं, बेंथम हुकर मानूं, कैरोलस लिनियस, R.H. व्हिटेकर, H.F. कोपलैंड। दीजिए करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ में और अपना कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक जो है इसका रिलेशन होता है सिस्टेमा नेचुरी। यानी सिस्टेमा नेचुरी बुक जो है वो किसने लिखी थी, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने। अब इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। आम का संबंध किस कुल से है। आपको फैमिली के बारे में बताना है कि आम का फैमिली कौन सा है, कुल कौन सा है। मैंजीफेरा या फिर सेम्पीडेलिस या फिर डाइकोटिलिडनी या फिर देखो क्या कह रहा है, एनाकर्डियेसी। 4 ऑप्शन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन लगातार आपको मिलते जा रहे हैं। बच्चा क्लास को लाइक करने के साथ में आगे बढ़ें। आम का संबंध किस कुल के साथ में ये आपको बताना है। बिल्कुल एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 4 ऑप्शन मैंजीफेरा से संबंधित है या फिर सेम्पिडेलिस से संबंधित है, डाइकोटिलिडनी से संबंधित है, एनाकर्डियेसी से संबंधित है। दीजिए करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या होगा। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर हम डी ऑप्शन के पास में जाएंगे। एनाकर्डियेसी जो होता है वो आम का कुल माना गया है। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन का 9 नंबर क्वेश्चन, जो सभी विद्यार्थियों के द्वारा आंसर आना चाहिए। R.H. व्हिटेकर की, देखो इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। R.H. व्हिटेकर के पंच जगत वर्गीकरण। इसका मतलब R.H. व्हिटेकर ने, आपको याद रखना है, पंच जगत प्रणाली दी। इसका बेस क्या था, कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण प्रक्रिया एवं प्रजनन, या फिर डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 9 नंबर क्वेश्चन है। एक तो पहले आपको ये याद रखना, R.H. व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। वो किसके ऊपर बेसमेंट है, कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण प्रक्रिया एवं प्रजनन, या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी के ऊपर पंचजगत प्रणाली निर्भर करती है। अब बात कर लेते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की। क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला को पंचजगत वर्गीकरण के अनुसार किस जगत में स्थान दिया गया है। क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला को पंचजगत वर्गीकरण के अनुसार किस जगत में स्थान दिया गया है। पादप में दिया गया है, प्रोटिस्टा में दिया गया है, मोनेरा में, फंजाई में। 10 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पंच जगत प्रणाली के अनुसार, R.H. व्हिटेकर के अनुसार, देखो आपको यहाँ ध्यान देना है। पंच जगत प्रणाली के अनुसार किस किस पर, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पर ध्यान देना है। इसको किस जगत में रखा, पादप में,
प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, फंजाई में। देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान देना। इसके अंदर हम जाएंगे बी ऑप्शन के पास में, यानी क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला को पंचजगत वर्गीकरण के अनुसार प्रोटिस्टा के अंदर स्थान दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखो क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करना है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ना है। कौन सा कथन गलत है, देखो बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले अगला क्या कहना चाहता है, मोनेरा जीवाणु माइकोप्लाज्मा नीलहरी शैवाल, बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लांटी। तो प्लांटी में कौन कौन आता है, फर्न आता है, बिल्कुल आता है। शैवाल और मोस भी आता है, बिल्कुल राइट है। प्रोटिस्टा की बात मैं थोड़ा कर लूँ तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, क्लोरेला बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। अमीबा पैरामीशियम बिल्कुल प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। फंजाई पेनिसिलियम आता है, एगेरिकस और कारा नहीं आते। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर माना जाएगा आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको ऑप्शन तक पहुंचना है बच्चा। 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो गलत कथन है वो डी है वाला है, बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। प्रतिकूल परिस्थिति जैसे लवणीय क्षेत्र की बात करें, गर्म झरनों की बात करें आदि में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। प्रतिकूल परिस्थिति जैसे लवणीय क्षेत्र हैं, गर्म झरने हैं, वहां पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को किसके नाम से जानते हैं, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आधे बैक्टीरिया। बिल्कुल बिल्कुल 12 नंबर क्वेश्चन का प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा आंसर बनाना चाहिए। बहुत शानदार कंटेंट और डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है बच्चा। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है, तो आपको यथासंभव प्रयास करना है आंसर देने का। कोई बात नहीं, एक दो बार गलत हो जाएगा तो लगातार इसी प्रकार से प्रयास करना है, अभ्यास करना है। एक कारवा ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के साथ में हम तुरंत पहुंच जाएंगे, राइट ऑप्शन के पास में पहुंचेंगे। तो बच्चा याद रखना, यहाँ पर हम 12 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर इससे प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है आधे बैक्टीरिया, यानी डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। रूमिनेंट पशुओं में या पशुओं की आंत्र में पाए जाने वाला जीवाणु है। रूमिनेंट जो है ना, इनके बारे में थोड़ी सी बात करें। जुगाली करने वाले जो प्राणी होते हैं वो रूमिनेंट प्राणी होते हैं। कौन से प्राणी होते हैं, जुगाली वाले प्राणी जो होते हैं ना वो रूमिनेंट प्राणी होते हैं। रूमेन जो होता है वो आमाशय का चौथा पार्ट होता है। देखो हम जानते हैं आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक वाला भाग, फंडस वाला भाग और जठरा निर्गम भाग, जिसको पाइलोरिक कहते हैं। 3 भाग होते हैं। लेकिन रूमिनेंट प्राणी, जुगाली प्राणी जो होते हैं ना, उनके आमाशय के 4 भाग होते हैं, एक रूमेन वाला भाग होता है। ये पशु वो जीव होते हैं जो भोजन को पहले आमाशय में स्टोर कर लेते हैं। जब इनको खाना नहीं दिया जाता है उस समय स्टोर किया हुआ आमाशय का भोजन धीरे धीरे मुख गुहा में लाते हैं और धीरे धीरे जुगाली करते हुए पचाते हैं। तो इसके अंत में एक जीवाणु होता है, वो कौन सा होता है, देखो थर्मो एसिडोफिलस होता है, हेलोफिलस होता है, मेथनोजेन होता है, या फिर ओसिलेटोरिया होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और रूमेन प्राणी अपने घरेलू पशु हैं जिनका पालन हम करते हैं। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर सी ऑप्शन के पास में हम जाएंगे। रूमिनेंट पशुओं के आंत में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो मेथेनोजेन बैक्टीरिया होता है, जो क्या बनाता है, मेथेन बनाता है, गोबर गैस, बायोगैस बनाने का काम करता है। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। हेटेरोसिस्ट किस में पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट किस में पाई जाती है, मेथेनोजेन में, माइकोप्लाज्मा में, स्टेफाइलोकोकस में, नोस्टोक एनाबिना में। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं बच्चा। हेटेरोसिस्ट किसके अंदर पाई जाती है, आपको ध्यान देना है। मैं इस प्रकार की एक संरचना बना करके बताता हूँ। हेटेरोसिस्ट की मैं थोड़ी सी यदि बात करना चाहूँ तो इस प्रकार का एक क्रम रहेगा जिसमें ये कोशिका विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पर आपको समझना है और समझने के साथ में आगे बढ़ना। देखो किस प्रकार से हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये सेल्स पाई जाती हैं और एक विशेष प्रकार की कोशिका इसके साथ में जुड़ी रहती है, इस प्रकार से। बिल्कुल अब इसी कड़ी में बात करते हैं। देखो इस प्रकार से ये सेल्स पाई जाती हैं इसके अंदर, ये वाला जीव। अब आप दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा ये किसका डायग्राम है। तो बच्चों याद रखना, नोस्टोक एनाबिना के अंदर, नोस्टोक एनाबिना के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है और उस विशेष प्रकार की कोशिका को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट कोशिका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अपना डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
बिल्कुल एक बार पुनः देख लो, हेटेरोसिस्ट जो है वो किसके अंदर पाई जाती है? नोस्टॉक एनाबिना के अंदर पाई जाती है। एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने का, एंटो फिक्सेशन करने का काम करती है नोस्टॉक एनाबिना के अंदर। बिल्कुल समझ में आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है बच्चा, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेटेरोसिस्ट कोशिका इसमें पाई जाती है। अब इसी कड़ी में 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन आ ही गया, हेटेरोसिस्ट का नोस्टॉक एनाबिना में क्या कार्य है? देखो नोस्टॉक एनाबिना में हेटेरोसिस्ट क्या काम करती है? टूट करके गिरो क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण करती है, एंटोफिक्सेशन करती है, कार्बन साइकिल बनाती है, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी होगा। मैं 15 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाऊं, कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पर करेक्ट मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के द्वारा आंसर आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आपको यहाँ याद रखना है कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोस्टॉक एनाबिना के अंदर हेटेरोसिस्ट कोशिका एंटोफिक्सेशन करने का काम करती है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने का काम करती है। अब बच्चों इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। ऐसे मोनेरा जगत के जीव जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ गया। दीजिए करेक्ट आंसर। ऐसे मोनेरा जगत के जीव के बारे में आपको चर्चा करनी है बच्चा, जिसके अंदर सेल वॉल कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। 16 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो मैं जाता हूँ आंसर के पास में। जिन जिन विद्यार्थियों के लिए नया क्वेश्चन है वो तुरंत अपने नोट में डालेंगे। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल रहित जीव माना जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट। अब बच्चों इसी कड़ी में बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ गया। समुद्र के मुख्य उत्पादक किसे कहा जाता है? क्राइसोफाइटा को कहेंगे, डाइनोफ्लेजिलेट को बोलेंगे, यूग्लिनोइड को बोलेंगे, अवपंक कवक को बोलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं बच्चा। समुद्र के मुख्य उत्पादक की बात कर रहे हैं। क्राइसोफाइटा होगा, डाइनोफ्लेजिलेट होगा, यूग्लिनोइड होगा, अवपंक कवक होगा। जाइए करेक्ट आंसर के पास में, कौन सा सटीक होने वाला है? यहाँ पर एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पाए। देखता हूं कितने विद्यार्थी सबसे पहले ये बता पाते हैं कि समुद्र के मुख्य उत्पाद इन 4 ऑप्शन में किसको माना जाएगा। बिल्कुल हम जाएंगे ए ऑप्शन के पास में। क्राइसोफाइटा जो है उसको समुद्र के मुख्य उत्पादक माना जाते हैं, प्रोड्यूसर माना जाता है। अब इसी कड़ी में 18 नंबर क्वेश्चन के पास में चलते हैं, जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहता है? समुद्र में लाल तरंग, समुद्र में लाल तरंग, रेड टाइड कौन उत्पन्न करता है? डाइटम, गोनियालेक्स, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक। 18 नंबर क्वेश्चन के एक बार फिर से 4 ऑप्शन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। समुद्र के अंदर जो लाल तरंगें दिखाई देती हैं वो किसके कारण से उत्पन्न होती हैं? मैं बता रहा हूं आपको, पहले ही मैंने बता दिया था क्लास शुरू होने से पहले। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना जिन क्वेश्चन की होती है वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में शामिल किए गए थे बच्चा। समुद्र में लाल तरंग उत्पन्न करने का कारण होता है गोनियालेक्स। क्या होता है बच्चा? गोनियालेक्स के पास में जाएंगे, यानी बी ऑप्शन के पास में हमें चले जाएंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल पढ़ने के साथ में ही आपको आंसर के पास में पहुंचना है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, उपरोक्त सभी। दीजिए करेक्ट आंसर। मैं किस ऑप्शन के पास में जाऊं जहां पर अपना सटीक ऑप्शन हो जाए? शैवालों की स्टडी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ एल्गी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो बच्चा हम जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन के पास में। अपना बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और माइकोलॉजी की बात करूं तो मैं कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी की बात भी कर लेते हैं बच्चों, तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आप 19 नंबर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पाए। माइकोलॉजी का मतलब होता है कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवालों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं।
निम्न में से किस शैवाल को प्राचीन शैवाल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यानी ऐसी एल्गी के बारे में आपको बताना है जिसको प्राचीन एल्गी के नाम से जानते हैं, प्राचीन शैवाल के नाम से जानते हैं। हरा शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल, जेंथोफाइसी। 4 ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन के आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। मैं 20 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाऊं, कौन सा अपना ऑप्शन सटीक होगा? किस शैवाल को प्राचीन शैवाल के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर याद रखना बच्चों, आपको अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आंसर देना। जो विद्यार्थी नया क्वेश्चन मान रहे हैं उनके लिए अच्छी तरीके से आपको नोट्स में डालना है। यहाँ पर हो जाएगा अपना लाल शैवाल, रोडोफाइसी जो हैं उनको प्राचीन शैवाल के नाम से जाना गया। यानी 20 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको मिले टॉप 20 MCQs। अपना टॉपिक था जीव जगत। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा डाटा आपके सामने रखा गया। लगातार यदि आप इसी प्रकार से बने रहेंगे तो आपकी तैयारी उतनी अधिक बेहतरीन होती जाएगी। मिलते हैं फिर अगली बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।